मार्क्स के लिए। कस्टमरी लॉज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये कस्टमरी लॉज यानी ट्रेडिशनल रूल्स जो एनवायरमेंट को बचाने में कैसे रोल प्ले करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कस्टमरी लॉज बेसिकली इंडिजिनस कम्युनिटीज के ट्रेडिशंस, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होते हैं। मतलब सोचो, जनरेशन से एक कम्युनिटी एक जगह रह रही है, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांस बोआस ने कहा था कि ये लॉज इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कल्चर्स अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ये एक तरह से डीप इकोलॉजिकल नॉलेज रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो इनका एक्चुअल रोल क्या है कंजर्वेशन में? मतलब हाउ डू दे हेल्प? हाँ, तो इसके सेवरल की रोल्स हैं। पहला, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। कम्युनिटीज इन लॉज के थ्रू डिसाइड करती हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है ताकि वो रिसोर्सेज खत्म ना हो जाएं। एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है इंडिया में सेक्रेड ग्रोव्स। ये ऐसे फॉरेस्ट पैचेस हैं जिन्हें सेक्रेड माना जाता है और वहां यूजुअली ट्रीज कट करना या हंटिंग मना होता है। तो ये एक तरह से नेचुरल बायोडाइवर्सिटी सैंक्चुरीज बन जाते हैं। राइट। एनवायरमेंटलिस्ट वंदना शिवा भी एम्फेसाइज करती हैं कि ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए। सोचने वाली बात है ना? क्या आपके एरिया में ऐसी कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हो? मेक सेंस, मतलब ट्रेडिशनल विजडम इन एक्शन। और क्या रोल है? सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कस्टमरी लॉज में ऑफन ऐसे रूल्स होते हैं जैसे सीजनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन हंटिंग, फिशिंग या गैदरिंग। मतलब स्पेसिफिक सीजन्स में हंटिंग अलाउड नहीं होती ताकि एनिमल्स को ब्रीड करने का टाइम मिल सके। फॉर इंस्टेंस, आर्कटिक के इनुइट लोगों के पास स्पेसिफिक हंटिंग कोटाज और रिचुअल्स होते हैं सील्स और व्हेल्स के लिए ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अच्छा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिक्रिट बर्किस ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिजिनस मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफन वेस्टर्न साइंटिफिक अप्रोचेस से भी ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। और कल्चर का क्या रोल है इसमें, मतलब रेवरेंस वगैरह का? बहुत सारी कम्युनिटीज नेचर को सेक्रेड मानती हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट को डेटीज की तरह ट्रीट करती हैं। जब आप किसी चीज को सेक्रेड मानते हो तो जाहिर है आप उसकी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली करते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लिफर्ड गियर्ट्स ने भी बताया कि कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है। जैसे ईस्ट अफ्रीका के मसाई लोग कम्युनल लैंड को सस्टेनेबली मैनेज करते हैं अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्टिंग। और ये मैनेज कैसे होता है कम्युनिटी लेवल पे? गवर्नेंस कैसे होती है? मेंटल कंजर्वेशन एक प्रायोरिटी रहती है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है नगोया प्रोटोकॉल जो जेनेटिक रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज के नॉलेज को रिकॉग्नाइज करता है, जो कस्टमरी लॉज के साथ अलाइन करता है। नोबेल लॉरिएट एलेनोर ऑस्ट्रम ने भी हाईलाइट किया था कि कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्सेज ऑफन स्टेट कंट्रोल्ड या प्राइवेट रिसोर्सेज से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये सब सुनने में तो काफी आइडियल लगता है, लेकिन श्योरली कुछ चैलेंजेस भी होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज है लैक ऑफ लीगल रिकग्निशन। स्कॉलर पैट्रिक एन रॉबिन्सन पॉइंट आउट करते हैं कि जब तक इन लॉज को फॉर्मल लीगल स्टेटस नहीं मिलता तब तक एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स जैसे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग कंपनीज इन्हें इजीली ओवरराइड कर देती हैं। अच्छा। फिर है इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न एजुकेशन की वजह से यंग जनरेशन ये प्रैक्टिसेस भूल रही है। जैसे रोटेशनल फार्मिंग जो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस थी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में डिक्लाइन हो रही है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स विद मॉडर्न लीगल सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे जब नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं तो वहां रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो जाती हैं, भले ही उनकी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली थी। और फाइनली कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। लॉगिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज इंडिजिनस राइट्स को इग्नोर करके डिफॉरेस्टेशन करती हैं, जैसा साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है। तो क्या इन लॉज को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने के एग्जांपल्स हैं, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज? यस, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। इंडिया का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 कम्युनिटीज को उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज करता है। इससे उड़ीसा की खाडिया ट्राइब जैसे ग्रुप्स अपने फॉरेस्ट्स को सस्टेनेबली प्रोटेक्ट कर पाए हैं। ग्लोबली कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज CCAs हैं, जैसे बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा, जहां कस्टमरी लॉज और गवर्नमेंट रेगुलेशंस साथ काम करते हैं। और UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स UNDRIP भी कस्टमरी लॉज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इन लॉज को यूज करने के मेन एडवांटेजेस क्या है फिर? द की एडवांटेजेस हैं कल्चरल सेंसिटिविटी, क्योंकि ये कम्युनिटी के वैल्यूज से जुड़े हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्सटर्नल इनपुट कम लगता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज इंश्योर करते हैं। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, समरी क्या है? सिंपल कंक्लूजन ये है कि फॉर जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पेक्टिंग इंडिजिनस राइट्स, इन कस्टमरी लॉज को रिकॉग्नाइज करना और मॉडर्न कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। जैसे वंदना शिवा ने कहा है, द अर्थ इज अ लिविंग सिस्टम, विजडम ऑफ इंडिजिनस पीपल्स कैन गाइड अस। ओके, सो अब हमने पूरा आंसर कवर कर लिया। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये था कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी लॉज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं और आज भी रेलेवेंट हो सकते हैं अगर उन्हें सही रिकग्निशन मिले। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का एग्जांपल क्या इलस्ट्रेट करता है और कस्टमरी लॉज के सामने एक मेजर चैलेंज क्या है?
कोशिश करो याद करने की। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस आंसर का मेन आइडिया क्या था, जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हो वैसे सोचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 से 20 मार्क्स का। व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन? डिस्कस अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड कोल्ड क्लाइमेट। ब्रॉड माइक्रो थीम, ह्यूमन बायोकल्चरल अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। पहले ये टर्म एक्लेमेटाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? एक्लिमेटाइजेशन एसेंशियली एक फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल एडजस्टमेंट है। ये इंडिविजुअल्स अपने लाइफ टाइम में करते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, ताकि बॉडी का इंटरनल बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर स्ट्रेसर हट जाए तो बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन से अलग है, जो जनरेशंस में होती है और जेनेटिक होती है। गॉट इट। तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है। रिवर्सिबल है। हाँ, शेफर एंड प्यू 1971 ने इसे डिफाइन किया था। एक्लेमेटाइजेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जैसे कुछ दिनों में, या लॉन्ग टर्म जो मंथ्स या ईयर्स ले सकता है, विद इन अ लाइफ टाइम। ओके, तो हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं पहले। एनवायरमेंट यूजुअली अबव 2500 मीटर्स, राइट? चैलेंजेस क्या है वहाँ? हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन, कोल्ड और हाई यूवी रेडिएशन। करेक्ट। वहाँ बॉडी कैसे एडजस्ट करती है? शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज में इंक्लूड होता है इंक्रीज्ड वेंटिलेशन रेट, हाइपर वेंटिलेशन। हम तेजी से सांस लेने लगते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले। शुरू में इससे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। ऑल्सो एलिवेटेड हार्ट रेट, दिल तेजी से धड़कता है ताकि ऑक्सीजन बॉडी में जल्दी सर्कुलेट हो। और इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बॉडी ज्यादा आरबीसीज बनाती है, स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन ईपीओ, ताकि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। जैसे जब लोग पहाड़ों पे वेकेशन के लिए जाते हैं, शुरू में सांस फूलती है, वही है ये। हाँ बिल्कुल, दैट्स अ क्लाइमेटाइजेशन स्टार्टिंग। राइट। और फिर लॉन्गर टर्म रिस्पॉन्सेज क्या है अगर कोई वहां ज्यादा टाइम रहे तो? इसे क्रॉनिक एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। यस, इसमें इन्वॉल्व होता है हायर हीमोग्लोबिन लेवल्स कुछ पॉपुलेशंस में, जैसे एंडियंस जो एंडीज माउंटेन्स में रहते हैं। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमाइज होता है। फिर पल्मोनरी एंड कार्डियक एडेप्टेशंस भी होते हैं, जैसे हार्ट के राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट और इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी। टिश्यूज में छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो सके। इसमें जेनेटिक एंगल भी है, राइट? टिबेटन्स का एग्जाम्पल काफी फेमस है इसमें। एब्सोल्युटली, यहाँ जेनेटिक एडेप्टेशन आ जाती है जो अक्लाइमेटाइजेशन से डिफरेंट है। जेनेटिक एडेप्टेशंस जनरेशन लेवल चेंजेस है। टिबेटन्स में लोअर हीमोग्लोबिन लेवल्स देखे गए हैं कंपेयर टू एंडियंस, लेकिन उनकी ऑक्सीजन यूसेज हाईली एफिशिएंट होती है ड्यू टू वेरिएंस इन जीन्स लाइक EPAS1 एंड EGLN1। एंडियंस दूसरी तरफ रिलाई मोर ऑन हायर हीमोग्लोबिन लेवल्स। वाओ, मतलब सेम चैलेंज लेकिन डिफरेंट बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, इजंट दैट फैसिनेटिंग? सोचो, क्यों एंडियंस और टिबेटन्स ने हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप की होंगी? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन टू पॉन्डर। नाउ शिफ्ट करते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स पर। चैलेंजेस यहाँ हैं हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर का बहुत गिर जाना, और फ्रॉस्ट बाइट। यहाँ क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं? शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज इंक्लूड शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस। जब हम ठंड में कांपते हैं वो एक्चुअली मसल कंट्रैक्शंस होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं। और पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन, बॉडी एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर में ब्लड फ्लो कम कर देती है ताकि कोर बॉडी हीट कंजर्व हो सके। लेकिन इसका एक डाउनसाइड है कि फ्रॉस्ट बाइट का रिस्क बढ़ जाता है। राइट। और लॉन्ग टर्म एक्लेमेटाइजेशन टू कोल्ड, मतलब ठंड में लंबे टाइम रहने पर? इसमें सेवरल थिंग्स आती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी रेस्ट पे भी ज्यादा एनर्जी बर्न करके इंटरनल हीट जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इनुइट पॉपुलेशंस का BMI हाई होता है, जिसको उनकी हाई प्रोटीन फैट डाइट सपोर्ट करती है। फिर है इम्प्रूव्ड कोल्ड इंड्यूस्ड वैसोडाइलेशन। ये एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें एक्सट्रेमिटीज में पीरियोडिकली ब्लड फ्लो बढ़ता है ताकि टिश्यू डैमेज ना हो। ये आइनो ऑफ जापान और स्कैंडिनेवियंस जैसे ग्रुप्स में देखा गया है। अच्छा, और बॉडी शेप वगैरह? हाँ, बॉडी मोर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। एलन्स रूल सजेस्ट करता है कि कोल्डर क्लाइमेट्स में अपेंडेजेस जैसे आर्म्स, लेग्स शॉर्टर होते हैं हीट लॉस कम करने के लिए। और बर्गमैन्स रूल सजेस्ट करता है कि बॉडी साइज लार्जर होती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम करने के लिए, जैसे इनुइट और सामी पीपल की रोबस्ट फिजिक होती है। और फाइनली ब्राउन एडिपोस टिश्यू BAT एक्टिवेशन, ये स्पेशल फैट है जो बिना शिवरिंग के हीट प्रोड्यूस करता है, स्पेशली इन्फेंट्स और कोल्ड अडेप्टेड एडल्ट्स में। कल्चर का रोल यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा ना? कपड़े, घर? डेफिनेटली, बिहेवियरल एंड कल्चरल एडेप्टेशंस क्रिटिकल हैं। इंसुलेटिंग क्लोथिंग, लेयर्स, एफिशिएंट हाउसिंग डिजाइंस जैसे याकूत पीपल इन साइबेरिया बनाते हैं, और हाई कैलोरी डाइट्स रिच इन फैट्स। एक्चुअली कोल्ड में कल्चरल एडेप्टेशंस बायोलॉजिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर्वाइवल के लिए। सो रैपिंग अप एक्लेमेटाइजेशन, इसका एसेंस क्या है? ये एक क्रूशियल प्रोसेस है सर्वाइवल के लिए। हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन का मेन फोकस ऑक्सीजन ऑप्टिमाइजेशन है, जबकि कोल्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन का मेन फोकस हीट कंजर्वेशन है। ओके, तो एक्लेमेटाइजेशन बॉडी का टेम्पररी रिवर्सिबल एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन मैनेज करना मेन चैलेंज है, कोल्ड में हीट बचाना। लेट्स रिकैप। हाई एल्टीट्यूड में एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स क्या था, और एलन्स रूल कोल्ड क्लाइमेट के लिए क्या सजेस्ट करता है? ट्राई करो रिकॉल करने की।
अब अपने शब्दों में बताओ, हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड क्लाइमेट के मेन अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज क्या हैं? सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करो। मूविंग टू अ 2020 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। Describe the biocultural responses to extreme climatic events. Broad micro theme. Human biocultural adaptation to environmental stress. यहाँ ये टर्म बायोकल्चरल इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है? बायोकल्चरल रिस्पॉन्सेस का सिंपल मतलब है इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रैटेजीज जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ये इंटरप्ले है, एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और कल्चरल इनोवेशंस का। अडेप्टेबिलिटी खुद तो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है एडजस्ट करने की। तो बायोकल्चरल इस बात पर जोर देता है कि हम सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ कल्चर से अडेप्ट नहीं करते, दोनों साथ काम करते हैं। Okay, let's start with hot desert adaptation. Problems क्या है वहाँ? टेम्प्स अबव 35 डिग्री सेल्सियस और अगर हाई ह्यूमिडिटी हो तो कूलिंग और मुश्किल हो जाती है क्योंकि स्वेट इजीली इवेपोरेट नहीं होता। सही। बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स में आता है एक्लिमेटाइजेशन। इसमें होता है पेरिफेरल वाजोडाइलेटेशन, स्किन के पास ब्लड वेसल्स वाइडन होती हैं ताकि हीट रेडिएट हो सके। इंक्रीज्ड स्वेटिंग, जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, ये हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है। पिलो रिलैक्सेशन, बॉडी हेयर फ्लैट हो जाते हैं, ट्रैपिंग लेस हीट। फिजियोलॉजिकली O2 कंजम्पशन और मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, ब्लड विस्कोसिटी कम होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल टोन कम होता है। यूजुअली लोग कुछ दिनों या हफ्तों में एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। नोटिस किया है गर्मियों के शुरू के कुछ दिनों के बाद कैसा फील होता है? वो एक्लिमेटाइजेशन है। और क्या हीट के लिए लॉन्गर टर्म बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी हैं, मतलब इवॉल्व ट्रेट्स? हाँ, जो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स रिफ्लेक्ट करती हैं। बर्गमन्स रूल प्रिडिक्ट करता है कि वार्मर एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशंस का बॉडी साइज स्मॉलर होता है, जैसे पिग्मीज, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाने के लिए। और एलेन्स रूल प्रिडिक्ट करता है कि अपेंडेजेस, आर्म्स, लेग्स लॉन्गर होते हैं, जैसे निलोटिक्स इन अफ्रीका, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और हीट लॉस फैसिलिटेट हो। और कल्चरल साइड पे क्या अडेप्टेशंस हैं? घर, कपड़े वगैरह? कल्चरल एडजस्टमेंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। हाउसिंग में ऑफन ऐसे मटेरियल्स यूज होते हैं जिनकी हाई हीट कैपेसिटी हो, जैसे अडोबे, मड ब्रिक या स्टोन, e.g. पुएब्लो इंडियंस। ये दिन में हीट अब्जॉर्ब करके रात में रिलीज करते हैं, घर को कूलर रखते हुए। कुछ मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटीज में ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड हाउसेस भी होते थे। क्लोथिंग भी की है, ये सनबर्न से बचाता है और डायरेक्ट हीट गेन कम करता है। ऑफन लूज फिटिंग और लाइट कलर्ड होता है, e.g. चांबा अरब्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लोथ्स पहनने से रेस्ट पे पर्स्पिरेशन की नीड 30% तक कम हो सकती है। वाओ, सोचो हम कल्चरली कैसे अडेप्ट करते हैं गर्मियों में। एसीज, कूलर्स, खास तरह के कपड़े, अपने काम का टाइम बदलना, सब कल्चरल अडेप्टेशन ही है। बिल्कुल। अब आते हैं कोल्ड एडेप्टेशन पर। मेन रिस्क है हाइपोथर्मिया, जब बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरेज से नीचे गिर जाता है। राइट। हाँ, तो बायोलॉजिकली ह्यूमंस की कोल्ड एक्लाइमेटाइजेशन कैपेसिटी हीट से कम मानी जाती है, शायद हमारे ट्रॉपिकल ओरिजिन्स की वजह से। एक्लाइमेटाइजेशन मैकेनिज्म्स इंक्लूड इंक्रीज्ड बीएमआर, डिक्रीज्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन ताकि कोर हीट लॉस ना हो, और इंक्रीज्ड बॉडी फैट इंसुलेशन के लिए। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म्स में पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग द लुइस हंटिंग फिनोमेनन, पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ एक्सट्रेमिटीज, शिवरिंग, decreased capillary permeability, decreased O2 consumption metabolism, increased blood viscosity, decreased blood flow और increased muscle tone शामिल हैं। एक फेमस केस स्टडी है आमा डाइवर्स ऑफ कोरिया, जापान की। ये विमेन डाइवर्स ट्रेडिशनली बहुत ठंडे पानी में डाइव करती थीं, शोइंग रिमार्केबल फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस। अच्छा, और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू कोल्ड, इवॉल्व्ड ट्रेट्स? यहाँ भी बर्गमन्स रूल लार्जर बॉडी साइज फॉर लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड एलन्स रूल शॉर्टर अपेंडेजेस टू रिड्यूस हीट लॉस अप्लाई करते हैं एज जनरल ट्रेंड्स। एंड कल्चरली, आपने कहा था ह्यूमंस कोल्ड अडेप्टेशन के लिए कल्चर पे ज्यादा रिलाई करते हैं। एग्जैक्टली। अल्कोहल टेम्पररी वार्मथ देता है, लेकिन डेंजरस है क्योंकि कोर हीट लॉस स्पीड अप करता है। इफेक्टिव कल्चरल मेथड्स हैं क्लोथिंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल, लेयर्स इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग जैसे इग्लूज, फायर कंट्रोल्ड यूज, लिमिटिंग आउटडोर एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड एंड इवन स्लीपिंग इन ग्रुप्स फॉर शेयर्ड वार्मथ। एक फैसिनेटिंग पॉइंट है कि कल्चरल अडेप्टेशन जेनेटिक अडेप्टेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंट इनुइट क्लोथिंग जो बॉडी कोर को वार्म रखती है, उसने शायद एक्सट्रेमिटीज में एक्सट्रीम बायोलॉजिकल अडेप्टेशन की सिलेक्टिव प्रेशर कम कर दी होगी। कोई स्पेसिफिक कल्चरल केस स्टडीज हैं कोल्ड के लिए? हाँ, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज ट्रेडिशनली स्लीपिंग फायर्स यूज करते थे और उनमें एफिशिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन देखा गया है। कालाहारी के बुशमैन अपने फायर्स और क्लोक से एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते थे। एस्किमोस के पास एफिशिएंट इग्लू डिजाइन्स थे, लेयर्ड कैरिबो क्लोथिंग और हाई फैट डाइट्स। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ज़ुहानसी और एबोरिजिनीज का। उनमें वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड फैट इंसुलेशन डेवलप होता है और वो स्किन को कूल होने देते हैं।
ये उनके एनवायरनमेंट नॉन फ्रीजिंग कोल्ड नाइट्स के लिए अडेप्टिव है, पर कंसिस्टेंटली फ्रीजिंग कंडीशंस में मैल अडेप्टिव होगा ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट रिस्क। ये लिमिटेशंस भी शो करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? बायोकल्चरल रिस्पॉन्सेज का एसेंस। ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी क्लियरली दोनों चीजों का मिक्स है, जेनेटिक एवोल्यूशन ओवर जनरेशंस और कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, दोनों मिलकर सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। ओके, सो बायोकल्चरल का मतलब क्लियर है, बायोलॉजी और कल्चर साथ मिलकर काम करते हैं सर्वाइवल के लिए, चाहे एक्सट्रीम हीट हो या कोल्ड। हर चीज का रोल है, बॉडी साइज से लेकर घर बनाने के तरीके तक। लेट्स रिकैप। बर्गमन्स रूल गर्म क्लाइमेट में बॉडी साइज के बारे में क्या प्रिडिक्ट करता है? अम्मा डाइवर्स किसका एग्जाम्पल है? कोशिश करो याद करने की। अब तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। हॉट और कोल्ड एडेप्टेशन के बायोकल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं? कैसे समझाओगे किसी को? ये 2019 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ह्यूमन एडेप्टेशंस आर ऑलवेज बायोकल्चरल इन नेचर। डिस्कस विद रेफरेंस टू ह्यूमन एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट। ब्रॉडर माइक्रो थीम, ह्यूमन बायोकल्चरल एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मतलब सवाल पूछ रहा है कि क्या एडेप्टेशंस हमेशा बायोलॉजी और कल्चर का मिक्स होते हैं, और हाई एल्टीट्यूड के एग्जाम्पल से समझाना है। हाँ, ये स्टेटमेंट लार्जली ट्रू है। एडेप्टेशन सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कल्चरल फैक्टर्स उसे हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं, शेप करते हैं। हाई एल्टीट्यूड के चैलेंजेस, हाइपोक्सिया, कोल्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज इस बायोकल्चरल इंटरप्ले का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहाँ सर्वाइव करना सिर्फ बॉडी की बात नहीं है। चलो पहले बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस को क्विकली रिकैप करते हैं। राइट, हमने कुछ पहले डिस्कस किया था। राइट। में बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस इंक्लूड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजीज, जैसे एंडियंस में हायर हीमोग्लोबिन भी कॉमन है, जबकि टिबेटन्स में लोअर HB के साथ हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है थैंक्स टू जीन्स लाइक EPS1। इससे उन्हें क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस कम होती है। लार्जर लंग कैपेसिटीज भी कॉमन है, फॉर एग्जांपल इन शेरपाज। हायर BMR बॉडी हीट जनरेट करने में हेल्प करता है, और फीटल ग्रोथ के लिए भी अडेप्टेशंस हैं, जैसे टिबेटन विमेन में फीटस को बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी होती है। एंड व्हाट अबाउट द कल्चरल एडेप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड? कैसे कल्चर हेल्प करता है? ये बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाउसिंग ऑफन वेल इंसुलेटेड होती है स्मॉल विंडोज के साथ हीट लॉस कम करने के लिए। क्लोथिंग टिपिकली वुलन और लेयर्ड होती है कोल्ड से बचने के लिए। डाइट ऑफन हाई कार्ब होता है एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए, जैसे एंडीज में पोटैटोज स्टेपल फूड है। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज भी स्पेशलाइज्ड हैं। टिबेटन्स याक हर्डिंग करते हैं, एंडीज में टेरेस्ट फार्मिंग कॉमन है, और हाई एल्टीट्यूड क्रॉप्स जैसे बार्ली और खीनोआ उगाए जाते हैं। और रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी रोल है? हाँ बिल्कुल, जैसे शेरपा रिचुअल्स फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग क्लाइम्स या टिबेटन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस जो स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर सकती हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। सोचो कैसे कल्चर बायोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। कोई और एग्जांपल्स आते हैं दिमाग में डेली लाइफ से? तो ये बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स जुड़ते कैसे हैं? कैन यू गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ दिस बायोकल्चरल इंटरप्ले? बिल्कुल, शर्पास के बारे में सोचो। उनके बायोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे लो HB रिस्पॉन्स, एफिशिएंट मसल्स, उनके कल्चरल नॉलेज जैसे क्लाइंबिंग टेक्निक्स, रूट नॉलेज, गियर यूज के साथ मिलकर उन्हें एक्सेप्शनल माउंटेनियर्स बनाते हैं। एंडियंस कंबाइन बायोलॉजिकल ट्रेट्स लाइक पॉलीसाइथीमिया, increased RBC count with cultural practices like chewing coca leaves जो fatigue कम करने और metabolism boost करने में help करता है। Traditionally, Tibetans blend their genetic adaptations, EPS1 IGLN1 genes, with cultural elements like consuming butter tea, high energy, and efficient livestock herding practices. तो ये कभी सिर्फ एक चीज नहीं होती है। क्या ये ट्रेडिशनल एडेप्टेशंस अब मॉडर्न वर्ल्ड में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? Yes, ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज इन ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। टूरिज्म ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स को बदल रहा है, और क्लाइमेट चेंज रिसोर्स अवेलेबिलिटी जैसे वाटर, ग्रेजिंग लैंड को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कम्युनिटीज को नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ रही हैं। सो द कंक्लूजन रीअफर्म्स द स्टेटमेंट कि अडेप्टेशन बायोकल्चरल है। Yes, हाई एल्टीट्यूड अडेप्टेशन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ह्यूमन सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज फंडामेंटली बायोकल्चरल है। बायोलॉजी और कल्चर अलग नहीं, इंटीग्रेटेड है। तो पॉइंट क्लियर है, हाई एल्टीट्यूड में सिर्फ बॉडी ही अडेप्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका, खाना पीना, बिलीफ्स सब कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल में। इट्स ट्रूली बायोकल्चरल। लेट्स रिकैप। शेरपास का एग्जाम्पल बायोकल्चरल इंटरप्ले को कैसे दिखाता है? EPS1 जीन किस पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है? ट्राई रिकॉलिंग। अब अपने शब्दों में बायोकल्चरल अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट हाई एल्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में समझा सकते हो। कोशिश करो। अब 2018 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड एक्लिमेटाइजेशन विद एग्जांपल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, ह्यूमन बायोकल्चरल एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये तीनों टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेट्स क्लैरिफाई देम। ओके, फर्स्ट अप, अडेप्टेशन। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? 1. अडेप्टेशन, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसमें एडवांटेजेस ट्रेट्स, मतलब जो ट्रेट्स सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इंप्रूव करते हैं, पॉपुलेशन में ओवर जनरेशंस इंक्रीज होते हैं नेचुरल सिलेक्शन से। की कैरेक्टरिस्टिक्स,
ये generations में होता है, involves genetic यानी heritable changes और relatively permanent होता है जब तक environmental pressures change ना हो. Examples include high altitude genetic traits like the Tibetan EPS1 variant, variations in skin pigmentation, UV protection versus vitamin D synthesis balance और sickle cell trait जो malaria resistance provide करता है कुछ populations में. ये एक तरह से population के blueprint में long term change है. राइट नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटी ये एडेप्टेशन से कैसे अलग है 2. Adaptability. ये individual की capacity या potential है to adjust to environmental stresses within their lifetime. ये biological या physiological flexibility है जो developmental या genetic potential reflect करती है पर ये खुद एक genetic change नहीं है. Key characteristics. ये lifetime में होता है, potential response का measure है, non-genetic है मतलब inherited नहीं होता उस form में और environment और culture से influenced होता है. Examples include developmental adaptability जैसे अगर बचपन से high altitude पे रहें तो larger lungs develop हो सकते हैं. Nutritional adaptability जैसे बचपन में poor nutrition से stunted growth होना एक adjustment है. या heat stress adaptability अगर गर्म climate में बड़े हो रहे हो तो ज़्यादा sweat glands develop करना. ये body की flexibility है growth और development के दौरान. एंड फाइनली एक्लामेटाइजेशन हमने ये पहले भी डिस्कस किया था 3. Climatization. ये शॉर्ट टर्म रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है जो एक इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स में करता है दिनों, हफ्तों या महीनों में ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो. की कैरेक्टरिस्टिक्स ये लाइफ टाइम में होता है, टेम्पररी है, नॉन जेनेटिक, नॉन हेरिटेबल है और जब स्ट्रेसर रिमूव हो जाता है तो बॉडी यूजुअली रिवर्ट कर जाती है. एग्जाम्पल्स हैं हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेटाइजेशन जैसे माउंटेन्स विजिट करने पर कुछ दिनों में आरबीसी काउंट बढ़ना, टेम्परेचर रेगुलेशन, गर्मी में इफिशिएंटली स्वेट करना सीखना, ठंड में शिवर करना और एक्सरसाइज क्लाइमेटाइजेशन जैसे एथलीट्स का एल्टीट्यूड पे ट्रेन करके बेटर परफॉर्म करना. जैसे गर्मियों की शुरुआत में बॉडी एडजस्ट करती है वो क्लाइमेटाइजेशन है एग्जैक्टली वही है. क्या आप अपनी लाइफ में क्लाइमेटाइजेशन का कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो? ओके सो डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं कैन वी समराइज देम क्विकली श्योर. अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन जेनेटिक चेंज एडेप्टेशन वर्सेस लाइफ टाइम पोटेंशियल एडेप्टेबिलिटी versus short-term adjustment, acclimatization. Duration, generations, adaptation versus lifetime development, adaptability versus temporary acclimatization. Inheritance, heritable adaptation versus non-heritable potential adaptability versus non-heritable adjustment, acclimatization. Scope, population level adaptation versus individual potential adaptability versus individual temporary response acclimatization. और इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है ये तीनों मैकेनिज्म्स एडेप्टेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्लिमेटाइजेशन मिलकर हाईलाइट करते हैं ह्यूमंस और उनके एनवायरनमेंट्स के बीच का डायनामिक रिलेशनशिप जिसे बायोलॉजी, कल्चर और एवोल्यूशन सब शेप करते हैं. genetic population level, adaptability, lifetime potential to adjust, acclimatization, short-term, physiological, reversible adjustment. सिंपल रखें तो ये डिफरेंस है. Let's recap. Sickle cell trait किसका एग्जाम्पल है? एक एथलीट का एल्टीट्यूड ट्रेनिंग क्या शो करता है? रिकॉल करने की कोशिश करो. अब क्या तुम इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल्स के साथ? ट्राई करो एक्सप्लेन करना सिंपली. 2017 का सवाल 15 मार्क्स specifically focuses on responses and acclimatization to high altitude stresses. Broad micro theme, human biocultural adaptation to environmental stress. हमने इसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं, but let's elaborate on the specific responses mentioned here. राइट. ये क्वेश्चन हाई एल्टीट्यूड पर जूम करता है. फोकस है बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स पर लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया के लिए. एक्लिमेटाइजेशन कैसे होता है? इनिशियली रिस्पॉन्स ऑफन इनएफिशिएंट होता है, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग और हार्ट रेट जिससे फिटीग हो सकती है. लेकिन फिर सक्सेसफुल एक्लिमेटाइजेशन होता है, मोर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बनते हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बढ़ता है मसल्स में, लंग्स पोटेंशियली लार्जर फंक्शन करते हैं और मसल्स में वैस्कुलर नेटवर्क इंप्रूव होता है. और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर कोई सक्सेसफुली एक्लिमेटाइज होकर सी लेवल पर वापस आता है तो टेम्पररी पीरियड के लिए उसकी फिजिकल फिटनेस एनहेंस्ड रहती है. अच्छा, what are the specific homeostasis mechanisms involved in this process? कई मैकेनिज्म्स काम करते हैं. इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट हाइपोक्सिया से स्टिमुलेट होता है. इंक्रीज्ड आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन. इंक्रीज्ड लंग सरफेस एरिया फॉर बेटर गैस एक्सचेंज. सेल्यूलर लेवल पे एक्लिमेटाइजेशन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंजाइम्स एडजस्ट करते हैं. इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट ताकि ऑक्सीजन टिश्यूज को इजीली रिलीज हो. Okay, ये तो हो गया acclimatization. What about the permanent biological adaptations in native populations जो वहाँ generation से रह रहे हैं? परमानेंट इनहैबिटेंट्स में कुछ डिस्टिंक्ट ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं ओवर जनरेशंस, जैसे इंक्रीज्ड चेस्ट साइज रिलेटिव टू बॉडी मास. एग्जांपल, बॉर्ड्स ऑफ लद्दाख का चेस्ट सर्कम्फ्रेंस लोलैंड इंडियन से लार्जर होता है.
ऑफन डिक्रीज्ड बॉडी साइज ओवरऑल ऑक्सीजन डिमांड कम करने के लिए, ऑल्दो एक्सेप्शंस हैं जैसे शेरपास। हाई एल्टीट्यूड पे जन्मे बेबीज टेंड टू बी स्मॉलर। हार्ट का राइट साइड जो लंग्स को ब्लड पंप करता है ऑफन लार्जर होता है। और जेनेटिक वेरिएशंस तो हैं ही, जैसे टिबेटन्स के EGLN1, EPS1 जीन्स, स्पेसिफिक नोज शेप्स और हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन अफिनिटी डिफरेंट हो सकती है। कल्चरल एडजस्टमेंट्स भी रोल प्ले करते हैं यहाँ, डाइट, हाउसिंग वगैरह। यूटिलाइजेशन पे फोकस करती हैं, जैसे कुछ ब्राजीलियन हाईलैंडर्स स्पेसिफिक लीव्स च्यू करते हैं। और इवन प्रैक्टिसेस लाइक माइग्रेटिंग टू लोअर एल्टीट्यूड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे पेरू के क्वेचुआ इंडियंस में देखा गया है। So the overall picture is a mix of temporary and permanent changes. Exactly. High altitude survival is a combination of temporary physiological adjustments, acclimatization, permanent biological adaptations evolved over generations, and crucial cultural strategies. ये biocultural adaptation का एक fantastic example है। Great summary. Let's recap. What's one temporary physiological response to high altitude? And name one permanent biological adaptation seen in some native Highlander populations. Try to remember. Now, अपने words में बताओ, high altitude acclimatization और adaptation का main essence क्या है? Now, for 2016 20 marks. Discuss the genetic and non-genetic factors in the biocultural adaptations of human beings to different environments. Broad micro theme. Human biocultural adaptation to environmental stress. तो ये बेसिकली नेचर वर्सेस नर्चर इन अडेप्टेशन की बात कर रहा है, या नेचर इन नर्चर। ये मोर लाइक नेचर एंड नर्चर वर्किंग टुगेदर है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए दोनों जरूरी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स नेचर और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स जिसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस और फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स नर्चर या एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस आते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द जेनेटिक फैक्टर्स फर्स्ट। ये क्या है? Inherited traits. These are the evolved inherited traits. For instance, metabolic rate. कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाली पॉपुलेशंस का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ऑफन हायर होता है ताकि बॉडी ज्यादा इंटरनल हीट जनरेट कर सके। फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज सबक्यूटेनियस फैट इंसुलेशन का काम करता है, जैसे साइबेरियन इंडिजिनस ग्रुप्स। ब्राउन एडिपोज टिश्यू BAT, ये स्पेशल फैट है जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बिना कांपे हीट प्रोड्यूस करना करता है। इसकी एक्टिविटी कोल्ड अडेप्टेड ग्रुप्स जैसे सामी में ज्यादा देखी गई है। स्पेसिफिक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे UCP1 जीन में वेरिएशंस जो BAT में थर्मोजेनेसिस से लिंक्ड है। ये जेनेटिक कोड में चेंजेस हैं। ओके, और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं? कल्चर, फिजियोलॉजी? हाँ, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इनहेरिटेड नहीं है इन दैट वे। इसमें कल्चरल बिहेवियरल एडेप्टेशंस आते हैं, जैसे क्लोथिंग, इनुइट का एनिमल स्किन्स यूज करना, हाउसिंग, इग्लूज, डाइट, हाई कैलोरी फैट डाइट्स। और इसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो नॉन जेनेटिक एडजस्टमेंट्स हैं भी आते हैं, जैसे कोल्ड इंड्यूस्ड वेसोडाइलेशन CIVD जो इनुइट में एक्सट्रेमिटीज को प्रोटेक्ट करता है, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो BAT's एक्टिविटी से लिंक्ड है। ये वेज है जिनसे बॉडी एडजस्ट करती है या कल्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इस पर कोई स्पेसिफिक केस स्टडीज हैं रिसर्च में? यस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन फैक्टर्स को स्टडी किया है। रिसर्च ऑन द इनुइट ने उनके जेनेटिक्स, कल्चर, डाइट के इंटरप्ले को देखा। द सामी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जैसे CIVD और BAT एक्टिविटी स्टडी हुई है, और साइबेरियन पॉपुलेशंस में जेनेटिक मार्कर्स और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे बॉडी फैट और BMR एक्सप्लोर किए गए हैं। ये स्टडीज कॉम्बिनेशन को समझने में हेल्प करती हैं। Can we quickly recap the specific physiological adaptations mentioned under non-genetic factors? Key physiological adjustments include increased BMR, enhanced peripheral circulation control like CIVD, and BAT activation for non-shivering heat generation. So the overall point of this answer is? दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। द मेन टेकअवे इज दैट ह्यूमन एडेप्टेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के लिए जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और कल्चर को साथ देखना पड़ता है। ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं और मिलकर ह्यूमंस को डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इट्स नेवर जस्ट वन फैक्टर। Makes perfect sense. Let's recap. Name one genetic factor involved in adaptation to cold and one non-genetic factor. Try to recall. Now, in your own words, explain the difference between genetic and non-genetic factors in adaptation. On to 2015, 15 marks. Critically examine the physiological responses and acclimatization to cold climate in man. Broad microtheme, human biocultural adaptation to environmental stress. यहाँ टर्म क्रिटिकली एग्जामिन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हमें लिमिटेशंस और न्यूआंसेस भी देखने हैं, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना। करेक्ट। और एक ही पॉइंट जो हमने पहले टच किया था ये है कि ह्यूमंस की कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन कैपेसिटी हीट के कंपैरिजन में जनरली कम मानी जाती है, पॉसिबली ड्यू टू आवर ट्रॉपिकल ओरिजिन्स। फिर भी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्रिटिकली देखना है। Let's quickly review the biological adjustments, acclimatization again, keeping the critical aspect in mind. Limits क्या हैं? Adjustments include increased BMR, decreased peripheral circulation, increased body fat, homeostasis mechanisms में vasoconstriction with Lewis-Hunting phenomenon cycles, shivering etc. शामिल हैं। अमार डाइवर्स एक प्राइम एग्जाम्पल है रिमार्केबल कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन का, जो दिखाता है कि ये हाई डिग्री तक पॉसिबल है।
लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि जनरल ह्यूमन कैपेसिटी शायद लिमिटेड है कंपेयर टू से आर्कटिक मैमल्स। And the biological adaptations? Bergman's Allen's rules? राइट करते हैं, पर ये जनरल ट्रेंड्स हैं एक्सेप्शंस के साथ, ये यूनिवर्सल लॉज नहीं है। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब है इन्हें टेंडेंसीज की तरह देखना, ना कि एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट्स। बट कल्चर इज कंसिडर्ड मोर क्रूशियल हियर, राइट? कल्चरल एडजस्टमेंट्स के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? रिलायंस कितनी है? Yes, culture becomes paramount for survival in extreme cold. Alcohol ineffective और dangerous है. Effective strategies है clothing, housing, fire and behavior. Critical point ये है कि humans in external buffers पर कितना heavily rely करते हैं. Inuit clothing example दिखाता है कि cultural adaptation pathways को कैसे influence करता है. केस स्टडीज इस रिलायंस को इलस्ट्रेट करती हैं। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज यूजिंग फायर्स एंड वैजोकंस्ट्रिक्शन, बुशमैन क्रिएटिंग माइक्रोक्लाइमेट्स, एस्किमोल्स विद इग्लूज, स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग, हाई फैट डाइट। ओ जोहानसी वाला एग्जांपल? हाँ, जोहानसी एबोरिजिनिस एग्जाम्पल भी क्रिटिकल है। उनका फैट इंसुलेशन और स्किन कूलिंग उनके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नॉन फ्रीजिंग कोल्ड के लिए अडेप्टिव है, पर सिवियर फ्रीजिंग कंडीशंस में मैल अडेप्टिव होगा, फ्रॉस्ट बाइट रिस्क। ये बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस की स्पेसिफिसिटी और लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है, वो यूनिवर्सली इफेक्टिव नहीं होते। So the critical examination leads to what conclusion? Culture ज़्यादा important है. The conclusion is that while physiological responses to cold exist और वेरिएशन दिखाते हैं, जैसे अमा वर्सेस अबोरिजिनीज अलग तरह से अडेप्ट करते हैं, कल्चरल अडेप्टेशंस ह्यूमन स्ट्रैटेजी का प्राइमरी पिलर है एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए। फर्दरमोर, इवन द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और उनकी लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन इंजीनियरिटी यानी कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Good point about limitations. Let's recap. Why is cultural adaptation considered more crucial for humans in cold climates compared to biological adaptation? What's the limitation of the Johansi physiological response to cold? Think about it. Now summarize the key points of this critical examination in your own words. Next, 2014-15 marks. What are the stresses at high altitudes? How do better cardiorespiratory functions help the native highlanders in combating low environmental pressure? Broad micro theme, human biocultural adaptation to environmental stress. First, let's quickly list the stresses again. Okay, recap of high altitude stresses. Hypoxia, low oxygen pressure due to low barometric pressure, ये main stressor है. Cold temperatures, low humidity, dehydration risk, increased UV radiation, higher nutritional energy demands और underlying low barometric pressure जो gas exchange affect करता है. और कैसे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट और लंग साथ में नेटिव हाईलैंडर्स को हेल्प करते हैं, स्पेशली लो प्रेशर ऑक्सीजन को कॉम्बैट करने में? कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ एडेप्टेशन का सेंटर है। इम्प्रूवमेंट्स शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन में भी दिखते हैं और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस में भी नेटिव्स में। शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इंक्लूड हाइपरवेंटिलेशन, फास्टर डीपर ब्रीदिंग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, मोर ब्लड पम्प्ड, stimulation of hemoglobin production via EPO, increasing oxygen carrying capacity, or increased capillary density in tissues, improving oxygen delivery. And what about the long-term adaptation seen in native highlanders, जो जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं? Different groups में अलग strategies हैं। हाँ, यहाँ different groups में variations दिखती हैं जो different successful strategies show करती हैं। Tibetans often normal hemoglobin levels maintain करते हैं, लेकिन हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन अचीव करते हैं, पॉसिबली थ्रू मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग इंक्रीज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, लिंक्ड टू EPS1 जीन वेरिएशंस। इंडियंस टेंड टुवर्ड्स पॉलिसिथीमिया, हायर हीमोग्लोबिन एंड RBC काउंट और उनके लंग वॉल्यूम्स लार्जर होते हैं। इथोपियंस एडेप्टेशंस दिखाते हैं जैसे हायर कार्डियक आउटपुट और एफिशिएंट ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बिना एक्सेसिवली हाई हीमोग्लोबिन लेवल्स के। तो इन एनहांस कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शंस के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं? मेन बेनिफिट्स हैं improved oxygen delivery to tissues, इससे reduced hypoxia induced damage होता है organs को, ये sustained physical activity allow करता है जो उनके livelihoods के लिए ज़रूरी है, और ये protection against high altitude illnesses जैसे AMS, HAP और HACE provide करता है। Basically, ये उन्हें normally रहने में help करता है ऐसे environment में जहाँ outsiders struggle करते हैं। और इसका evolutionary significance क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का रोल? ये नेचुरल सिलेक्शन का क्लियर एग्जाम्पल है जो ऐसे ट्रेट्स फेवर करता है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल इंप्रूव करते हैं। टिबेटन्स में EPS1 जीन को अक्सर ह्यूमंस में फास्टेस्ट इवॉल्विंग जीन्स में से एक माना जाता है, जो दिखाता है कि एनवायरनमेंट जेनेटिक चेंज को कितनी स्ट्रांगली ड्राइव कर सकता है। कंक्लूजन, हार्ट और लंग्स का रोल की है? सुपीरियर कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शंस जो डाइवर्स कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक ट्रेट से अचीव होती हैं, डेफिनेटली की एडेप्टेशंस हैं जो नेटिव हाईलैंडर्स को उनके चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने में इनेबल करती हैं। Very clear. Let's recap. What is the primary stress at high altitude? Name one adaptive strategy related to hemoglobin oxygen transport used by Tibetans and one used by Andeans. Try to recall. Now, can you explain in simple terms how better heart and lung functions help people living at high altitudes? Also from 2014, a 10-mark short note on ecological anthropology.
ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. व्हाट इज दिस फील्ड अबाउट? क्या स्टडी करते हैं इसमें? ओके, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जैसे जूलियन स्टुअर्ट ने डिफाइन किया, स्टडी है कि ह्यूमन सोसाइटीज अपने एनवायरनमेंट्स को कैसे अडेप्ट करती हैं. ये ह्यूमंस और उनके इकोसिस्टम्स के रिलेशनशिप पर फोकस करती है, कैसे एनवायरनमेंट कल्चर को शेप करता है और कैसे कल्चर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. ये उस डायनामिक इंटरप्ले को समझने के बारे में है. तो ये फील्ड कैसे हेल्प करती है एडेप्टेशन स्टडी करने में जो हम डिस्कस कर रहे हैं? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. फॉर कोल्ड एनवायरनमेंट्स इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिन करती है चीजें जैसे एलन्स और बर्गमन्स रूल्स ह्यूमन पॉपुलेशंस में, और ग्रुप्स लाइक द इन्यूइट को स्टडी करती है सिर्फ उनकी बायोलॉजी, बीएमआर, जेनेटिक्स नहीं देखती, बल्कि उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लोथिंग, शेल्टर, सब्सिस्टेंस और वो आर्कटिक इकोसिस्टम से कैसे रिलेट करते हैं. स्कॉलर्स लाइक बोआज फ्रीमैन ने कंट्रीब्यूट किया है. और हॉट या हाई एल्टीट्यूड के लिए? हाँ. फॉर हॉट एनवायरनमेंट्स ये थर्मोरेगुलेशन, बॉडी शेप अडेप्टेशंस, एलन्स रूल और क्रूशियल कल्चरल स्ट्रैटेजीज जैसे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, एग्जांपल बेडवान नोमैड्स या नोमैडिज्म, एग्जांपल सान पीपल, को स्टडी करती है. फॉर हाई एल्टीट्यूड्स ये बायोलॉजिकल हाइपोक्सिया टॉलरेंस, टिबेटन्स, एंडियंस के साथ कल्चरल अडेप्टेशंस जैसे टेरेस फार्मिंग, एग्जांपल आइमरा, क्वेचुआ इन एंडीज, स्पेशलाइज्ड हाउसिंग डिजाइंस और स्पेशलाइज्ड लाइवस्टॉक जैसे लामाज और यैक्स के यूज को देखती है. सो इसका कोर कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन है, बायोलॉजी, कल्चर, एनवायरनमेंट को साथ लाना. एग्जैक्टली. इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इनसाइट्स इंटीग्रेट करती है एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस और कल्चर की स्टडी, और एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी से, ताकि ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन और एडेप्टेशन की होलिस्टिक पिक्चर समझ में आए ओवर टाइम. ये कल्चर और एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए देखती है. Got it. Let's recap. In your own words, what is the main focus of ecological anthropology? Think about the key relationship it studies. Now try explaining its role with one example, like cold or high altitude. Moving back slightly to 2013, 15 marks. Elaborate upon major human adaptations to heat and cold. Broad micro theme, human biocultural adaptation to environmental stress. This feels like a consolidation question, bringing together points we've already covered. इसमें बस major adaptations बताने हैं? Yes, exactly. ये क्वेश्चन इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रेसेस के मेजर अडेप्टेशंस की समरी मांग रहा है. तो फॉर हीट आप प्राइमरी चैलेंजेस मेंशन करोगे जैसे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कवर करोगे, दोनों शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन, वैसोडाइलेशन, स्वेटिंग और लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, ट्रेंड्स डिस्क्राइब्ड बाय बर्गमैन्स एलन्स रूल्स, और क्रूशली कल्चरल रिस्पॉन्सेज जैसे हाउसिंग, मटीरियल्स, डिजाइन और क्लोथिंग, लूस, लाइट कलर्ड. और कोल्ड के लिए? फॉर कोल्ड मुझे चैलेंज हाइपोथर्मिया मेंशन करना है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कवर करने हैं, एक्लिमेटाइजेशन, इंक्रीज्ड बीएमआर, वैसोकंस्ट्रिक्शन और अडेप्टेशन, बर्गमन्स एलन्स रूल्स, और एम्फसाइज करना है कि कल्चरल रिस्पॉन्सेज यहाँ ऑफ्टन इवन मोर क्रिटिकल हैं. क्लोथिंग, लेयर्स, मटीरियल्स, हाउसिंग, इग्लूज, इंसुलेशन, फायर, डाइट, हाई एनर्जी, बिहेवियर, लिमिटिंग एक्सपोजर, मे बी साइटिंग ब्रीफ एग्जाम्पल्स लाइक इन्यूइट, अमानी डाइवर्स और एबोरिजिनीज. की पॉइंट थ्रू आउट यही है कि बायो कल्चरल नेचर को हाईलाइट करना है, कैसे बायोलॉजी और कल्चर साथ काम करते हैं. Okay, so this is mainly summarizing previous points with a focus on major adaptations. Recap यहाँ बहुत quick होगा. Mention one major biological adaptation to heat and one major cultural adaptation to cold. Now, a bigger one from 2012, 30 marks. Give a comparative account of the variations in hemoglobin levels and respiratory functions among the populations living under different environmental stresses. Broad micro theme, human biocultural adaptation to environmental stress. यहाँ की इंस्ट्रक्शन है comparative account, मतलब तुलना करनी है. राइट. हमें हीमोग्लोबिन H3 लेवल्स और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को कंपेयर और कंट्रास्ट करना है अक्रॉस पॉपुलेशंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस फेस कर रही हैं. मेन स्ट्रेसेस कंपेयर करने के लिए होंगे हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड और पॉसिबली हॉट एरिड कंडीशंस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब यहाँ कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन है जो बॉडी के इंटरनल बैलेंस, होम्योस्टेसिस को इम्पैक्ट करती है. So let's compare high altitude, cold and hot arid environments. क्या variations हैं HB और respiratory functions में? ओके, एट हाई एल्टीट्यूड यहाँ सिग्निफिकेंट वेरिएशन विद इन हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशंस में ही है. की पॉइंट, इंक्रीज्ड एचबी एक स्ट्रैटेजी है, एग्जाम्पल एंडियंस, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, लेकिन दूसरी स्ट्रैटेजी है नॉर्मल एचबी लेवल्स के साथ ग्रेटर एफिशिएंसी ऑक्सीजन अपटेक यूटिलाइजेशन में, एग्जाम्पल टिबेटियंस, पॉसिबली इन्वॉल्विंग नाइट्रिक ऑक्साइड. रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी एनहांस्ड है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन रेट्स, लार्जर लंग कैपेसिटीज. प्राइमरी ड्राइवर है हाइपोक्सिया से कॉम्बैट करना. इन कोल्ड एनवायरनमेंट्स हीमोग्लोबिन लेवल्स शायद मॉडरेट इंक्रीज दिखाते हैं कंपेयर टू टेम्परेट पॉपुलेशंस, पॉसिबली लिंक्ड टू हायर मेटाबॉलिक डिमांड्स फॉर हीट प्रोडक्शन. यहाँ अडेप्टेशन का फोकस ज्यादा एफिशिएंट O2 यूटिलाइजेशन बाय टिश्यूज और हायर मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने पर है. एग्जाम्पल, इनुइट स्टडीज सजेस्ट मेटाबॉलिक एफिशिएंसी. रेस्पिरेटरी फंक्शन यूजुअली प्राइमरी साइट ऑफ अडेप्टेशन नहीं होता जैसे हाई एल्टीट्यूड में. इन हॉट एरिड एनवायरनमेंट्स हीमोग्लोबिन लेवल्स टिपिकली नॉर्मल होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मेन स्ट्रेसर नहीं है. रेस्पिरेटरी फंक्शन अडेप्टेशंस अगर कोई है तो ज्यादा फोकस वाटर लॉस मिनिमाइज करने पर होता है ब्रीदिंग के दौरान. मेजर एयर रेस्पिरेटरी चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है.
तो इस कंपैरिजन से कंक्लूजन क्या निकलता है? एडेप्टेशन स्पेसिफिक है। The main conclusion is that adaptations in hemoglobin levels and respiratory functions highly specific हैं primary environmental stressor के लिए. High altitude strongly select करता है oxygen transport uptake efficiency के लिए. Cold select करता है metabolic efficiency और heat conservation के लिए. Hot arid conditions select करती हैं heat dissipation और water conservation के लिए. Body differently prioritize करती है based on the biggest challenge. Understood. The comparative aspect. Let's recap. How do typical hemoglobin adaptations differ between Andean highlanders and Tibetan highlanders? How does the focus of respiratory adaptation differ between hot arid conditions and high altitude conditions? Try to recall the comparison. Now, can you summarize the main point of this comparative account in your own words? Okay, skipping Q13 on aerobic fitness as directed. Now, 2011, 30 marks. Native highlanders are well adapted to the high altitude environment. Discuss. Broad micro theme, human biocultural adaptation to environmental stress. This revisits high altitude, लेकिन फोकस है डिस्कस करने पर कि कैसे वो वेल अडेप्टेड है. हमें एविडेंस देना है. Yes, ये क्वेश्चन हमसे एविडेंस प्रेजेंट करने को कह रहा है जो उनकी सक्सेसफुल अडेप्टेशन डेमोन्स्ट्रेट करे. हम इनकी बायोलॉजिकल और कल्चरल ट्रेट्स हाईलाइट करने हैं जो उन्हें ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थ्राइव करने देते हैं वेल अडेप्टेड स्टेटमेंट को प्रूव करते हुए. So what specific points would demonstrate that they are indeed well adapted? क्या एविडेंस है? हम सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस को एक साथ ला सकते हैं. पहला, एफिशिएंट ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन. उनके पास मैकेनिज्म्स हैं, चाहे लार्जर लंग्स हों, डिफरेंट हीमोग्लोबिन स्ट्रैटेजीज जैसे टिबेटन EPS1 एडवांटेज या एनहांस्ड कैपिलरी नेटवर्क्स जो उन्हें लो अवेलेबिलिटी के बावजूद ऑक्सीजन इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट और यूज करने देते हैं. दूसरा, एनहांस्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन. एडेप्टेशंस जैसे बेटर ब्लड सर्कुलेशन, कभी-कभी लार्जर हार्ट चेम्बर्स और डेंस कैपिलरी नेटवर्क्स इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन टिश्यूज तक एफिशिएंटली पहुंचे. तीसरा, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस. नेटिव पॉपुलेशंस जनरली कम ससेप्टेबल होते हैं AMS, HAP और HAC के लिए कंपेयर टू न्यूकमर्स. ये रेजिलियंस उनके स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक वेरिएंट से लिंक्ड है. चौथा, मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस. वो अक्सर मेटाबॉलिज्म में एडजस्टमेंट्स दिखाते हैं बेटर एनर्जी बैलेंस और थर्मोरेगुलेशन के लिए कोल्ड हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में. और पांचवा, क्रूशियल कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज. उनका ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू डाइट, हाई एनर्जी फूड्स, लोकल मेडिसिन, स्पेसिफिक हाउसिंग, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग और बिहेवियरल पैटर्न्स लाइक पेसिंग एक्टिविटी उनकी सक्सेसफुल एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल पार्ट है. जैसे शेरपा नॉलेज ऑफ माउंटेन्स. So the conclusion strongly supports the statement कि वो well adapted हैं. एब्सोल्युटली. इन डाइवर्स फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक और कल्चरल ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन जो साथ काम करता है, कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करता है कि नेटिव हाईलैंडर्स रिमार्केबली वेल अडेप्टेड हैं हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए. उनकी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस और फंक्शनिंग पॉपुलेशंस इस सक्सेसफुल एडेप्टेशन का टेस्टामेंट है. Excellent synthesis. Let's recap. List 3 different types of evidence that show native highlanders are well adapted to their environment. Biological or cultural दोनों सोचो. Now try to explain in your own words why we can say native highlanders are well adapted. तो ये था हमारा डिस्कशन ह्यूमन बायोकल्चरल अडेप्टेशंस पर बेस्ड ऑन UPSC PYQs. कितना अमेजिंग है ना कि हम ह्यूमंस कितने वर्सेटाइल हैं. अपनी बायोलॉजी और कल्चर मतलब बॉडी और ब्रेन दोनों यूज करके इतने डाइवर्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं और थ्राइव भी करते हैं. So what does this all mean? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्कुल. ये डिस्कशंस ह्यूमन रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का एक पावरफुल टेस्टामेंट है. ये दिखाते हैं कि हमारी बायोलॉजी और कल्चर कितने इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं. एक फाइनल थॉट लिसनर्स के लिए. आज जब क्लाइमेट चेंज से हमारा एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा है, क्रिएटिंग न्यू काइंड्स ऑफ प्रेशर्स, तो ये ट्रेडिशनल बायोकल्चरल अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स जो जनरेशंस में डेवलप हुए, वो फ्यूचर में कैसे इवॉल्व करेंगे या स्ट्रगल करेंगे? How effective will these inherited biological traits and cultural strategies be against novel, rapidly changing environmental pressures? ये कुछ सोचने वाली बात है. Indeed. A fascinating और थोड़ा worrying question भी है फ्यूचर के लिए. आज के इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद.